के अंदर भी हम लोग यूनिट फर्स्ट जो है वो आज कंप्लीट करने वाले हैं। कंपटीशन के अगर पर्पज़ से देखें तो इसमें से एक दो क्वेश्चंस आते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी, बस यही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड स्कोप, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी के स्कोप्स क्या है? डेवलपमेंट एंड स्कोप्स में क्या डिफरेंस है? अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी आ जाए तो अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी लिखना। अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी में क्या लिखना है? व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी? what different between branches and scopes of psychology, एंड साइकोलॉजी का डेली लाइफ में यूज़ क्या है? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि एक वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाली यूनिट। इससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। ये क्या है? इंट्रोडक्शन मतलब इसके अंदर हम सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के पर्पज़ से पहले ही बता देती हूँ क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट रहता है, स्कोप्स इम्पोर्टेंट रहते हैं, स्कूल्स जो हैं साइकोलॉजी के वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। वन लाइनर्स में ये पूछ लेते हैं कि क्या बोलते हैं, वन लाइनर में वही सेम फादर ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इसमें से ये भी पूछ सकते हैं कि नर्सिंग सिग्निफिकेंस या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी साइकोलॉजी की, या फिर ऐसा बोल सकते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। सिग्निफिकेंस ये थोड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है, ये वाला भी आ सकता है सिग्निफिकेंट, इस वाले को मद्देनज़र ना रखें, या फिर इम्पोर्टेंस, इन दोनों में से किसी एक से पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है वो सारी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें साइको जो कि आया है साइकी से, जिसका मतलब होता है सोल या फिर माइंड, एंड लॉजी वर्ड आया है लोगस वर्ड से जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड या फिर सोल। इज इट क्लियर? सिंपल सी बात है, डेफिनेशन आए तोड़ मरोड़ के आगे कैसे लिखनी है वो मैं बता दूंगी। अब हम देख लेते हैं साइकोलॉजी ये हो गई, फिर आगे अब साइकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो इस तरीके से लिखना है, फिर उसके बाद में डेफिनेशन लिखनी है, या फिर पहले डेफिनेशन लिखना फिर इस तरीके से लिखना जो इजी रहता है मार्क्स गेनिंग के लिए। अब यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी इज़ एन ऑफस्प्रिंग ऑफ फिलॉसफी। जो हमारी साइकोलॉजी है, फिलॉसफी, जो साइकोलॉजी है उसको पहले फिलॉसफी का ही पार्ट माना जाता था। फिलॉसफी के अंदर बेसिकली हम बोल सकते हैं फिलॉसफी जो है क्वेश्चनिंग का सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई, ब्रह्मांड कहाँ तक है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जिनको साइंटिफिकली अभी तक प्रूव करना मुश्किल है, या जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल नहीं रही है, आई कैन से कि उसके ऊपर कुछ एविडेंस नहीं है, उसके ऊपर विचार चल रहा है, वो है फिलॉसफी। तो साइकोलॉजी भी कुछ इसी तरीके से थी। ऐसा मानते थे कि साइकोलॉजी शायद पता नहीं क्या है, आत्मा के बारे में, या जो भी साइकोलॉजी में चीज़ें चल रही है वो आत्मा से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें चलती थी XYZ।
जिसको रखते हुए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रॉडली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. द फर्स्ट वन इज साइकी एंड द सेकेंड वन इज लोकस. इन दोनों का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में बताया है. अगर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी आए, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी आए, तो इसमें ये लिख सकते हैं कि साइकोलॉजी को पहले हम मानते थे, फिलॉसफी ही मानते थे, फिलॉसफी की ब्रांच मानते थे या फिलॉसफी मानते थे. तो उस टाइम पे उसको बोला जाता था, जो ग्रीक फिलोसोफर थे वो बोलते थे कि साइकोलॉजी स्टडी है किसकी, सोल की. फिर विलियम जेम्स आए, उन्होंने बोला नहीं, साइकोलॉजी तो स्टडी माइंड की है. फिर विल्हेम वंडर्ट आए, जिनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं. ये हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था, उन्होंने बोला था कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियस माइंड है. फिर उसके बाद में बीएफ स्किनर आए. बीएफ स्किनर ने बोला साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है बिहेवियर की, और वो अभी तक चला आ रहा है. ये मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया. यू कैन ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट इन योर एग्जाम्स. अब आगे बढ़ते हैं. द सेकेंड वन इज दैट बिहेवियर. व्हाट इज बिहेवियर? अब यहाँ पे उन्होंने बीएफ स्किनर ने तो बोल दिया कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है. लेकिन बिहेवियर होता क्या है? बिहेवियर होता है एक्टिविटी या एक्सपीरियंस जो लाइफ का है, या हम बोल सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स हम करते हैं वो बिहेवियर है. जैसे हम बोलते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर अच्छा नहीं है. बिहेवियर मतलब क्या? वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या फिर जो उन्होंने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, तो उनकी जो एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस जो है लाइफ का, उसको बिहेवियर बोलते हैं. और अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ आए, दिमाग नहीं लगाना है, तो शॉर्ट टर्म में बोल सकते हो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ये भी बोलते हैं बहुत सारे लोग. तो वो क्या हो जाता है? बिहेवियर. अब बिहेवियर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, क्योंकि अब मैंने बोला ना कि एक्टिविटी या एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो वो तो बहुत टाइप में हो सकता है. तो हमने उसको बड़े बड़े पार्ट में 3 टाइप्स में बांट दिया. पहला अफेक्टिव एक्टिविटीज़, सेकंड कॉग्निटिव, एंड थर्ड वन इज मोटर एक्टिविटीज़. इन तीनों के बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे. पर जो अफेक्टिव एक्टिविटीज़ आती हैं उसके अंदर फीलिंग्स लाइक हैप्पी फील करना, सैड फील करना, एंग्री फील करना, हंग्री फील करना, ये जो फीलिंग्स है ये क्या है? अफेक्टिव एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी, और ये सब हमारे बिहेवियर में इंक्लूड होता है. फिर कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आ जाएगी? एक्सपीरियंस बेस्ड जो लर्निंग होती है, या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड जो लर्निंग होती है, उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में, जिनका हम यूज़ लेते हैं, जिसको सीख सकते हैं. या फिर जैसे कि आ जाएंगी थिंकिंग एंड रीजनिंग. एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएंगी? वॉकिंग. एक बार फिर से समझते हैं. जो बिहेवियर है, बीएफ स्किनर ने बोला साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर. समझ गए हम लोग. अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होती है हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ या फिर एक्सपीरियंस लाइफ का. बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में इसको ये भी बोलते हैं कि बिहेवियर इज द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मतलब कोई भी उद्दीपन, कोई भी चीज़ जिससे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं. अब बिहेवियर में 3 चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. फर्स्ट वन इज़ अफेक्टिव एक्टिविटीज़, सेकंड वन इज़ कॉग्निटिव, एंड थर्ड वन इज़ मोटर एक्टिविटीज़. जो अफेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारी फीलिंग्स आती हैं लाइक हैप्पी, सैड, एंग्री, हंग्री, ये सारी. और जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर हमारी आती हैं मेंटल प्रोसेस वाली एक्टिविटीज़ लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग,
ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर उसके बाद में मोटर एक्टिविटीज़ जो हैं उसके अंदर आती हैं एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग वाली एक्टिविटीज़, जैसे कि वॉकिंग एंड स्विमिंग। स्विमिंग एंड वॉकिंग हम सीख के नहीं आए होते हैं, हमें सिखाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है ये। तो बिहेवियर में 3 चीज़ें आ गई, मोटार, कॉग्निटिव, अफेक्टिव। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी के बारे में मैंने डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी नहीं, सॉरी, डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पे लिख रखी है। कुछ 3 डेफिनेशंस हैं, उसमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ जो वॉल्टर ब्राउम्सफेल्ड्सबरी ने दी थी, दैट साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि B.F. स्किनर भी बोल चुके हैं कि स्टडी ऑफ बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। फिर इसके बाद में किसने बोला, वुडवर्थ एंड मार्क्वेज ने बोला साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। अब एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल हमने क्या बोला, हम उसको क्या बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, बिहेवियर इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट, एंड वही क्या है, बिहेवियर है। सिंपल, इन्होंने बड़ा करके बता दिया और इन्होंने छोटा करके बता दिया। अब अगर आपको बिहेवियर का मतलब पता है तो आप 2 अलग अलग बातों से डेफिनेशन बना सकते हैं। अब एक और डेफिनेशन है जिसमें वो बोलते हैं साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। अब इसमें बस एक चीज़ इंक्लूड कर दी, ह्यूमन को भी इंक्लूड कर दिया और एनिमल को भी इंक्लूड कर दिया। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो ये सारी डेफिनेशंस हो गई। अब तक हमने पढ़ा साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बिहेवियर का मतलब, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एंड उसके बाद में डेवलपमेंट में वो वाली चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, आगे मैं एक पैरा फॉर्म में दूंगी, वो भी लिख सकते हो वो। फिर उसके बाद में जो अभी एक अपन ने फ्लो चार्ट बनाया था ना, ये वाला, ये बना देना, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब डेफिनेशन के बाद में हम चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी पे। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में क्या है, दैट साइकोलॉजी एमर्ज्ड एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन विद द फाउंडिंग ऑफ Wunder's library in Leipzig at the end of the 19th century. He was the first to measure human behavior accurately and is known as father of psychology. इतना लिखने के बाद में आप वो फ्लो चार्ट बना देना और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। बस यही है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में। और अगर बाकी आप खुद की तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो इसके अंदर कुछ माइलस्टोन्स हैं जो कि अभी तो नहीं लेकिन साइकेट्रिक में बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड वो आपको साइकेट्रिक में फिर से पढ़ने को पड़ेंगे। यहाँ पे तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट साइकेट्रिक में इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखे हैं। इज़ इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पे। अब डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी आती हैं। अब आप बोलेंगे मैम कैसे, क्योंकि स्कूल्स ऑफ ये जो साइकोलॉजी है यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अपने थॉट्स हैं, उन्होंने अपने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया, अपने अपने थॉट्स को बताया, उन्हीं को हम स्कूल्स ऑफ थॉट्स भी बोलते हैं या फिर हम उनको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। अब ये वाली चीज़ जो है टाइम टू टाइम चलती आई, ये डेवलपमेंट में भी आप डाल सकते हो। आपको आंसर लिखना आना चाहिए कि जितनी आपके पास नॉलेज है उसके बेसिस पे आप आंसर कैसे लिख सकते हो। अब मान लो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया तो आपने क्या करना है, पीछे वाला जो पैरा था वो लिख दिया, फिर उसके बाद में वो फ्लो चार्ट बना दिया। अब आपको लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो कुछ माइलस्टोन याद है तो लिख दिए, नहीं याद है तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी लिख दो, बस यही चीज़ है। अब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी के कुल बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें से हम कुछ मेन स्कूल्स पढ़ेंगे, एंड उसमें हमारा जो पहला स्कूल है उसका नाम है स्ट्रक्चरलिज्म।
स्कूल्स जो पहला स्कूल है उसका नाम है स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म में क्या हुआ है, दैट इट वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये भी याद रखना जरूरी है। अब फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब फादर नहीं दिया होगा ऑब्वियसली, एंड साइकोलॉजी के फादर कौन है, विल्हेम वुंडर्ट, एंड लेटर डेवलप्ड बाय एडवर्ड टिचनेर, जो कि इन्हीं के स्टूडेंट थे। अब ये व्यक्ति इन्हीं का स्टूडेंट था जिन्होंने अच्छे से बाद में डेवलप कर लिया। तो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई। फर्स्ट, पहला तो ये फर्स्ट स्कूल है, सेकंड किसने इस्टेब्लिश किया, एंड थर्ड कि वापस डेवलप किसने किया। ये 3 चीज़ें याद रख लो। फिर उसके बाद में इसका मेन फोकस क्या था, तो इसका मेन फोकस था स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड बाय एनालाइजिंग सेंसेशंस, फीलिंग्स एंड इमेज। क्योंकि हमारे जो फादर ऑफ साइकोलॉजी थे उन्होंने तो कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो कॉन्शियस माइंड की स्टडी है। अब कॉन्शियसनेस की स्टडी है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फीलिंग हो गया, इमेज हो गया, सेंसेशंस हो गया। तो इन सब की वो स्टडी कर रहे थे, अलग अलग इसमें क्या कर रहे थे, वो इनकी स्टडी कर रहे थे। और इसके अंदर पता है कौन सा वाला मेथड यूज़ हुआ, अभी हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे तो ये आपके जब चैप्टर कंप्लीट होएगा ना तो ये चीज़ें बहुत इजी लगेगी, अभी नया नया है इसीलिए थोड़ा हार्ड लग रहा है। तो इसके अंदर मेथड यूज़ हुआ था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अब सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या, जैसे कि मैं खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरे अंदर ये वाली चीज़ें हैं, मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी अच्छी हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। these things are called सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने दिमाग के ऊपर ही ये सारी चीज़ें की थी, तो वो मतलब ऑब्जर्व करना, तो वो क्या इन्होंने इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है इंट्रोस्पेक्शन, आप ये भी लिख सकते हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किया था, where individuals observed and report their own mental experiences. This school gave psychology a beginning as a scientific subject. तो साइकोलॉजी को साइंटिफिक सब्जेक्ट कौन से स्कूल के बाद मिला, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद में मिला। स्ट्रक्चरलिज्म को किसने एस्टेब्लिश किया, विलियम वुंडर्ट ने किया। हु इज़ फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलियम वुंडर्ट। उसके बाद में व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, फोकस क्या था, स्टडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड बाय एनालाइजिंग सेंसेशंस, फीलिंग्स एंड इमेज। और मेथड कौन सा यूज़ किया था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन या फिर इंट्रोस्पेक्शन। ये है स्ट्रक्चरलिज्म की कुछ चीज़ें। इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो सेकंड मेथड है, दिमाग में मेथड घूम रहा है मेरे, जो हमारा सेकंड स्कूल है वो है फंक्शनलिज्म। फर्स्ट स्कूल था स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड वन इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में क्या है, फंक्शनलिज्म जो है वो डेवलप किया था अमेरिका के ही जॉहन डेवी ने, जेम्स आर एंजेल ने एंड हार्वे कार ने। कि CAR वाला कार नहीं है, ये CARR है। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने अमेरिका में इसको डेवलप किया था। अब इस स्कूल में इन्होंने क्या किया था, दिस स्कूल एम्फेसाइज्ड द फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस रादर देन इट्स स्ट्रक्चर। उसमें क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म था। तो उनका मेन फंक्शन था, उनका मेन काम क्या था कि ये जो भी चीज़ें हो रही है वो उनके स्ट्रक्चर को पहचानना, किस तरीके से होती हैं वो सारा पहचानना था। पर इनका काम क्या है, इन्होंने कहा कि हम फंक्शंस पे ध्यान देंगे कि जो कॉन्शियसनेस है उसके फंक्शंस क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं। अब समझ नहीं आया हो तो हमारे जैसे एनाटमी है एंड फिजियोलॉजी है,
ठीक है। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में सिंपल सा फ़र्क है। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी ऑर्गन के, कि जैसे कि ये स्टमक हो गया, थोड़ा सा गलत बना दिया ना, जैसे कि ये एक हमारा स्टमक हो गया, अब समझ लो, रफली बना रही हूँ। तो स्ट्रक्चर के पार्ट्स के बारे में, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उसके बारे में हम जो भी स्टडी करेंगे वो हम एनाटॉमी में करते हैं, ठीक है। अब स्टमक का फंक्शन क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना, ये, या फिर बॉडी के अंदर चीज़ों को कुछ मेंटेन करना, ये जो भी स्टमक का फंक्शन है वो हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, ठीक है। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तरह ही अगर हम स्कूल्स की बात करें तो एनाटॉमी का वो क्या था? स्ट्रक्चरलिज्म, जिसका फोकस था स्ट्रक्चर पे, कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहते थे वो, कि जो फीलिंग्स, थिंकिंग वगैरह है, माइंड का स्ट्रक्चर वगैरह, उसको किस तरीके से काम करता है इनके साथ। फंक्शनलिज्म था कि जो कॉन्शियसनेस है इसका फंक्शन क्या है। इट स्टडीड हाउ द माइंड हेल्प्स इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट, कैसे उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करता है। और उनको क्या जानना था कि फीलिंग्स वगैरह जो आती हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आते हैं, कौन से पार्ट से, ये सारी चीज़ें उनको जाननी थी। और फंक्शनलिज्म क्या था कि ये फंक्शन कैसे करता है, कैसे हमारे माइंड कैसे हेल्प करता है एक इंसान की इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में। So functionalism focus on practical aspects of psychology such as learning, memory, education and work. Okay. It laid the foundation for applied psychology. तो अप्लाइड साइकोलॉजी कहाँ से आई? फंक्शनलिज्म से आई। स्ट्रक्चरलिज्म से हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी आई थी, अप्लाई नहीं हो रही थी वहाँ पे स्टडी हो रही थी, तो वो अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं थी, साइकोलॉजी थी, जहाँ पे हम थ्योरीज पढ़ रहे थे या थ्योरीज के बारे में चीज़ें हो रही थी। बट फंक्शनलिज्म की वजह से अप्लाइड साइकोलॉजी आई। अब हम बात करते हैं कि ये फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मेन चीज़ें याद रखते हैं ना, कुछ नहीं आए तो फिर यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शंस। अब आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। व्हाट इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? So it is organized in Germany by Max Wertheimer, Kurt Kofka and Wolfgang Kohler. It emphasized that the whole is greater than the sum of its part. मतलब ये जो इसके पार्ट्स हैं इससे ये क्या होएगा, ये जो होल है ये बड़ा होएगा इन पार्ट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ह्यूमन परसेप्शन एंड एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय एनालाइजिंग पार्ट अलोन। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हम इन पार्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं इसकी वजह से हम परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो है कुछ वो उससे भी बड़ा है। वही अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि हम बोल रहे हैं कि हमने ब्रह्मांड के बारे में पृथ्वी की स्टडी की, मंगल ग्रहों की स्टडी की, सूर्य की स्टडी की, इन सारी चीज़ों पे खोज कर रहे हैं, पर ये तो पार्ट्स हैं ना ब्रह्मांड के। सिर्फ हम पृथ्वी या फिर मंगल ग्रह, इन सारी एक एक दो ग्रह के बारे में जान के हम ये नहीं बोल सकते, कि जो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा हमने समझ लिया, क्योंकि जो एक्चुअल द होल यहाँ पे होल से समझ लो ब्रह्मांड इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, जो उसके अंदर के पार्ट्स है जिनकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो इससे भी बड़ा है। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्कूल थी। ये मैंने एग्जाम्पल अपने आप से बनाया, अगर आपको गलत लगे तो यू कैन राइट इन ए कमेंट सेक्शन, बट मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस और स्टडी से मुझे ये एग्जाम्पल परफेक्ट लगा।
आपको ये याद करने में इजी रहेगा। गेस्टाल्ट से गैलेक्सी वाला एग्जाम्पल याद रखना। क्या याद रखना है? द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, ह्यूमन परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय analyzing part alone but must be seen as organized wholes. Okay. Gestalt principles are useful in understanding perception, problem solving and learning through insights. ये इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म फोर्थ स्कूल है। इससे पहले गेस्टाल्ट पढ़ चुके हैं, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जोहन बी वॉटसन एंड लेटर स्ट्रेंथन बाय बी.एफ. स्किनर। जो हमारे बी.एफ. स्किनर थे, उन्होंने बोला था साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। उन्होंने इसको स्ट्रेंथन किया और इसको दिया कि इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? जोहन बी वाटसन ने करवाया था। द स्कूल रिजेक्टेड द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फोकस ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो उन्होंने कॉन्शियसनेस की स्टडी को रिजेक्ट कर दिया कि कॉन्शियसनेस की स्टडी को अपन साइकोलॉजी नहीं बोल सकते। उन्होंने फोकस किस पे किया? बिहेवियरल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, मतलब जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते कॉन्शियस होते हुए भी, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस पर उन्होंने फोकस किया। द एक्सप्लेन्ड बिहेवियर इज टर्म्ड टू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। वही हमने बिहेवियर आगे समझा दिया ना। बिहेवियरिज्म हाईलाइटेड द रोल ऑफ कंडीशनिंग, reinforcement and environment in shaping behavior। reinforcement and जो conditioning है, इसके ऊपर कुछ थ्योरीज हैं, लर्निंग की थ्योरीज, जो हम आगे पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। द एनवायरमेंट अभी समझाऊंगी तो चैप्टर बड़ा हो जाएगा। द एनवायरमेंट in shaping behavior, it contributes greatly to learning theories and behavioral थेरेपी। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। बिहेवियर गेस्टाल्ट वाले में क्या था? द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। बिहेवियरिज्म में क्या है? बिहेवियरिज्म में है कि साइकोलॉजी ने फोकस किया है, उन्होंने जो बी.एफ. स्किनर है उनका मेन फोकस था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, जिसमें उन्होंने बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के टर्म्स में, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुली इज बिहेवियर। ठीक है, इतना लिख दोगे काफ़ी है अगर आगे की चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं अभी तो, लेकिन जैसे ही साइकोलॉजी कंप्लीट पढ़ोगे ना तो ये भी समझ आ जाएगा। अब हम आगे वाली स्कूल पे जाते हैं। ये ख़त्म हो गई, बस 4 ही स्कूल्स थी साइकोलॉजी की। चलो, तो हमने अब तक साइकोलॉजी की 4 स्कूल्स पढ़ी। स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें अंदर हमने क्या किया था कि ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर हमने फोकस किया था और एनालाइज की थी इसकी कुछ कॉन्शियस चीज़ें थी, जैसे सेंसेशन, फीलिंग एंड इमेज को। फिर हमारा आ गया था फंक्शनलिज्म, जिसमें हम स्ट्रक्चर पे फोकस ना करके फंक्शन पे फोकस कर रहे थे कि ये इन्वायरमेंट को अडेप्ट होने में कैसे हेल्प करता है, इंडिविजुअल को कैसे हेल्प करता है इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट होने में। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, वी ऑल नो द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। बिहेवियरिज्म, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, एंड उन्होंने बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन किया था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी यहीं पे ख़त्म होता है। एंड अब हम पढ़ेंगे स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी।